डिडक्शन इंटरेस्ट का मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी अगर लेते हैं, कैपिटल एसेट लेते हैं और लोन लेकर लेते हैं, तो उस पर जो भी आप ब्याज चुकाते हैं, उस ब्याज को जो है आप एक तरीके से टैक्स के एवज में आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स की देनदारी को भी कम कर सकते हैं। इस पर कई सारे पहलू होते हैं, इस पर अलग अलग शो में हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मुकेश पटेल साहब, सबसे पहला सवाल हमारे पास दिल्ली से आया है राकेश गोयल जी का, जो कि फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश गोयल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या सवाल है आपके नमस्कार। पास? सबसे सर मेरा सवाल है कि पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई होती थी स्कीम 1990 में, यूलिप चलता था। यूलिप की स्कीम जी। अब आजकल वो एक्चुअली में क्या है कि वो यूटीआई असेसमेंट यूटीआई म्यूचुअल फंड का हो गया है शायद वो। सवाल क्या है? यूलिप मैंने किया था सर, मेरा 1990 में यूलिप मैंने एक परचेज करा था यूटीआई का, जो कि 2000, लेकिन मैंने उसका पेमेंट ही नहीं लिया, लेकिन अब मैं उसका पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें टैक्सेबल लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें एलआईसी प्रीमियम करता था, कुछ रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता था। ठीक है, देखिए आपका ये जो यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसका जब भी कोई मैच्योरिटी प्रोसीड आता है तो आयकर कानून की सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के तहत इसकी टैक्सेबिलिटी को हम देखते हैं। अब कोई भी ऐसा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या रेगुलर इंश्योरेंस प्लान होता है, हालांकि आपका तो 1990 का है, उस टाइम तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, फिर उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए और 2012 के बाद नियम ये है कि अगर आप 10 इयर्स से ज़्यादा आपका ड्यूरेशन है पॉलिसी का, तो आपका मैच्योरिटी विल बी कम्प्लीटली एग्जम्प्ट। अब आपके केस में तो कोई सवाल ही नहीं है, तो आपका टोटल यूलिप का जो अमाउंट है वो 10D में एग्जम्प्ट होगा। आयकर की कोई चिंता आपको करनी नहीं है। बिल्कुल, आप कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा। जो आपने डिटेल दी उस डिटेल के हिसाब से यही सही सलाह बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि टैक्स का टेंशन मत लीजिए। हमारे पास काफ़ी अनुभवी टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सलाह आपको मिली है। चलते हैं अब अमृतसर, जहां से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आप नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सवाल लेने के लिए। चलिए, आप डॉक्टर हैं पेशे से कि डॉक्टर पीएचडी वाले हैं? नहीं सर, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात। बताएं क्या सवाल है आपके? सर वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं, तो वो मेरा इम्प्रेशन था कि 1 लाख रुपए एक साल हर साल एग्जम्पशन है जी। तो सर वो मेरे सीए बताते हैं कि नहीं, आपको जब ग्रैंड पेरेंटिंग का मिलेगा तो ही ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो अब की बात फिर मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ गया। तो अब ये उलझन है कि इसका क्या समाधान है जी? बिल्कुल, आपकी उलझन दूर करेंगे। मुकेश पटेल साहब, क्या सुझाव होगा इनके लिए? बिल्कुल। अब लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे ईएनटी के डॉक्टर साहब हैं ना, वो उनके सीए से एटलीस्ट टैक्स के ज्ञान में ज़्यादा काबिल है। अच्छा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि केवल इक्विटी शेयर्स पर ही ये 1 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन का टैक्स नहीं देने का फ़ायदा है सेक्शन 112A का मिलेगा, वो गलत है। 112A में केवल इक्विटी शेयर्स ही नहीं, ओम प्रकाश जी आपकी जो इम्प्रेशन है बिल्कुल सही है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं जिस पर आप एसटीटी भरते हैं, उसका भी एग्जम्पशन ये 1 लाख रुपए के दायरे में आ जाता है। तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों जिस पर आपने एसटीटी भरा है, वो 112A में 1 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, केवल उसके ऊपर टैक्स होगा। तो डॉक्टर साहब, आप तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, लगता है टैक्स की भी काफ़ी पढ़ाई करते रहते हैं आप, ऐसा है क्या? जी जी नहीं सर, ये आपके जो टैक्स गुरु का ज्ञान है उसी के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरीके से हम लोगों का हौसला भी बढ़ाया है। और जैसा चलिए लक्ष्मण जी, आपको बधाई हो, आप कितना ज्ञान बांटते रहते हैं। नहीं, ज्ञान तो आप बांटते हैं, हम तो माध्यम बने रहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोगों के शो को देख करके लोग टैक्स के नियमों की बारीकियां भी समझते हैं और कई बार टैक्स एक्सपर्ट से भी ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट हो सकते हैं। और भी कोई उलझन होगी तो ज़रूर लिखिएगा डॉक्टर साहब हमें tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल
लेते हैं अगला सवाल कंचन त्रिपाठी जी का, जो कि लखनऊ से हैं और इन्होंने ईमेल भेजा है। दरअसल इनके पास DHFL और सिंटेक्स का स्टॉक था जिसमें इनको लॉस हुआ था, और चूंकि अब ये सारे स्टॉक जैसा ये बता रही हैं कि शेयर जो है सो डिलिस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं। तो अब इनके सीए ने क्या किया कि डिलिस्टिंग के चलते सीए ने शेयर को ITR में नहीं दिखाया। अब पूछ रही हैं कि क्या जो लॉस हुआ था उस लॉस को हम अगले साल में सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? लक्ष्मण जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां जो होती है, जब जिसमें आपने शेयर में निवेश किया हो उसका डीलिस्टिंग हो जाता है। अब जब डीलिस्टिंग होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपका नुकसान तो इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू हुआ ही हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है डीलिस्ट हो जाती है, उसके शेयर के भाव ऑलमोस्ट पेपर पस्ती की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। पर अब प्रॉब्लम यह है कि जब लिस्टिंग नहीं है तो उसको आप कैसे ट्रांसफर करके, क्योंकि जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब तक लॉस क्लेम नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में एक तो सुझाव ये है कि लिस्टेड शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं, डीलिस्टिंग वाले शेयर्स का भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन से एट अ नॉमिनल वैल्यू। तो आप किसी को भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन दे के इस तरीके से आप लॉस क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए डीलिस्टिंग के बाद वो लिक्विडेशन में चली गई कंपनी और ऑफ मार्केट में भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, तो एक्चुअली यहाँ आपको ज़्यादा फायदा इस तरीके से आप ले सकते हैं कि इसको हम एक्सटिंग्विशमेंट कहते हैं। जब आपका शेयर ही नहीं रहा, लिक्विडेशन में चली गई बात सब, तो वो एक्सटिंग्विशमेंट इज अ ट्रांसफर, एंड देयरफॉर एक्सटिंग्विशमेंट में आपको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो पूरी रकम जो है उसको भी आप लॉस के तौर से कैपिटल लॉस क्लेम करके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बनता है, और ये प्राइवेट अनलिस्टेड है इसलिए 2 साल का और इंडेक्सेशन वाला नियम भी लगेगा। तो लक्ष्मण जी, काफी फायदा, एटलीस्ट यू हैव लॉस्ट द वैल्यू ऑफ शेयर्स, पर टैक्स में जो बचत हो सकती है वो आप जरूर कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर कंपनी लिक्विडेशन में नहीं गई है, तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है तो फिर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तब सीधे उसका फायदा उठा सकते हैं। सही फरमाया आपने। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे पार्टनरशिप फर्म में कैसे उठाएं रेम्युनरेशन पर टैक्स डिडक्शन।